और आज बलोच जो ग्रुप है, अख्तर मेंगल साहब जो है, इज एन ऑपोजिशन लीडर। पाकिस्तान में किसी के कान में जूं नहीं रेंग रही। मतलब मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट टू नो दिस वन थिंग कि भाई साहब, आपने उनको फायदा नहीं पहुंचाया। आप ये लफ्ज कहेंगे जब फायदा नहीं पहुंचाया तो जारी बात है आप किसी ग्रिप में आ जाएंगे। आप उनके लिए दुआ करते हैं? किस चीज की दुआ करते हैं? वो पंजाबियों का कत्ल करते हैं बलोचिस्तान के अंदर, वो फौज पे हमले करते हैं बलोचिस्तान के अंदर, इस चीज की दुआ करते हैं। और पंजाबी जो लोग हैं, जो सियासतदान है, वो जाते हैं बलोचिस्तान और वहां पे जाके क्या कहते हैं? शुक्रिया, वाह वाह, आपने कमाल कर दिया। आप वहां पे हमदर्दी दिखाने जाते हैं और उनसे माफिया मांगते हैं। और यार, जो पंजाब के अंदर लोगों को मारा जाता है, जो पंजाबी बलोचिस्तान के अंदर कारोबार करने जाते हैं, नौकरी करना जाते हैं या कुछ अपना रिजक तलाश करने जाते हैं, जब उनको BLA कत्ल करता है, क्या आपने अपने पंजाबियों से माफी मांगी है? आज का जो सवाल है वो ये है कि बलूचिस्तान के वन ऑफ दी ऑपोजिशन लीडर सरदार अख्तर मेंगल ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि हमने जो मिलिटेंट्स हैं उनको हमने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। हम इन दहशतगर्दों के लिए दुआ करते हैं। हम इन दहशतगर्दों के लिए दुआ करते हैं। हमने इनको फायदा नहीं पहुंचाया, इनको नुकसान भी नहीं किया इनका, और हम उनके लिए दुआ करते हैं कि वो पाकिस्तान फौज पे हमला करें। इस चीज की दुआ कर रहे हैं कि वो लोगों को वो कत्ल करें, इस चीज की दुआ कर रहे हैं। मुझे याद है आज से कुछ अर्सा पहले, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हुकूमत इंतहाई कमजोर हुकूमत है, इंतहाई कमजोर लीडरशिप है पाकिस्तान की। आज से कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले, मेरा PhD का थीसिस भी इस टॉपिक पे है और मैंने इसके ऊपर अपना उस थीसिस के अंदर मैंने इस पॉइंट को रेफरेंस दिया कि डॉक्टर जो जमात इस्लामी है उसके एक अमीर हुआ करते थे, मोहम्मद मुनव्वर साहब, फौत हो गए। उन्होंने ये कहा था कि हम, जब सवाल आता है कि कौन शहीद है, तो हम पाकिस्तान फौज के जवानों को शहीद नहीं मानते, और हम अफगान जो TTP है, वो मुजाहिदीन है, हम उनको मानते हैं शहीद। और ये बात बड़ी खुल खिला के उन्होंने की, जिसके ऊपर ISPR ने प्रेस रिलीज जारी की। आई स्टिल रिमेंबर दैट। उस वक्त पता नहीं कौन DG ISPR होते थे, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की मोहम्मद मुनव्वर के इस एटीट्यूड के खिलाफ कि तुम फौजियों के कातलों को शहीद कह रहे हो, और फौजियों को तुम क्या कह रहे हो कि ये जो हक मारे जा रहे हैं क्योंकि ये अमेरिका की लड़ाई है। अगर अमेरिका कभी भी ये नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, वो कंप्लीटली जो है वो चाइना के कैंप में चला जाए। और पाकिस्तान को भी मैं अक्सर देखती हूँ यही कोशिश कर रहे होते हैं कि थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा उधर के चक्कर में फंसे रहते हैं। जिस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, तब भी हम यही सुनते थे कि बाजवा साहब कहते हैं कि अमेरिका की तरफ जाओ, इमरान खान कहते थे चाइना की तरफ जाओ। और यही कुछ जो है वो बांग्लादेश को भी फेस करना पड़ेगा, किसी के माने या ना माने। दोनों कंट्रीज एक सुपर पावर तो ना सही चाइना, लेकिन बहरहाल एक मजबूत कंट्री है, और उसको भी हाथ से कोई निकलने नहीं देना चाहेगा और अमेरिका के साथ भी रहना चाहेगा। तो ये करेंगे क्या बांग्लादेश के लोग? देखिए, चाइना पे ट्रस्ट कोई नहीं कर पाया आज तक, क्योंकि चाइना इस तरीके का कंट्री है जो कि आपको इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म में ले जाता है। चाइना आपकी इकोनॉमी को पूरी तरह से डोमिनेट करता है, चाइना आपको बिल्कुल बर्बाद कर देता है। तो चाइना के फेवर में कोई जाएगा, ये चाइना पे कोई डिपेंडेंट हो सकता है, बहुत इम्पॉसिबल है। श्रीलंका का एग्जांपल हमारे सामने है, मालदीव्स का एग्जांपल हमारे सामने। मालदीव्स चाइना के कंधे पे तो बैठ के बोल रहा था। मालदीव्स के जो मईजू हैं, जीतने के बाद पहला ट्रिप उनका टर्की लगा। अबे वो खुद भीख मांगता घूम रहा कटोरा लेके, वो तुम्हें क्या देगा? और देन सेकंड ट्रिप वाज चाइना, जो कि किसी को कुछ नहीं देता, नहीं था। अभी हाल में तो इनके मोहम्मद यूनुस गए थे ना वहां जाकर के, और बोल के आए थे कि वो इंडिया का चिकन नेक जो है वो लैंडलॉक है और उसे काटा जा सकता है, बहुत सारी चीजें बोल के आए थे। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जब मिले इनसे तो हल्काया ना इनको कि तू बड़ा चिकन नेक गिर रहा था, बता भाई क्या बात करनी है। तो दैट्स द थिंग। ये साहब चाइना के फेवर में थे, ये साहब एंटी इंडिया जितनी भी फोर्सेस सबके साथ थे, यहाँ तक कि जमात इस्लामी के साथ थे। कब से नहीं थे ये हमेशा से थे, लेकिन इनको ठीक करने के 50 तरीके हैं। इंडिया हैज वेज टू टैकल इट। वी हैव इनफ ऑफ पर्संस टू डील विद देम। NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब हमारे, और
साथ में नेशनल अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, साथ में हमारे फॉरेन मिनिस्टर यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी हैं, ऊपर से प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उनके पास। और जब एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोल दिया कि ये बांग्लादेश मैंने छोड़ा मोदी के हाथ में, तो फिर उसके बाद तो कोई कहीं कोई ऐसी चीज बच नहीं जाती जिस पे हमें कुछ वो हो कि भाई हमें क्या करना है बांग्लादेश का, या कोई फॉरेन इंटरफेरेंस होगी। हाँ, चाइना हो सकता है क्योंकि he has seen cold shoulder from America as well as India, तो वो चाइना के पास जाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इस समय तक भैंस जो है पानी में डूब चुकी है। अब ये भैंस को बचाने का लास्ट अटेम्प्ट है। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में चला घमासान अभी जारी है। ऐसे में पाकिस्तानियों को सबसे बड़ी परेशानी दी है वहाँ के सिविल नेता अख्तर मेंगल ने। दरअसल अख्तर मेंगल ने बलूचिस्तान में हो रही किसी भी आतंकवादी घटना को आतंकवादी घटना ना मानते हुए सिर्फ विरोध माना। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया अब अपना रोना रोने लगा है। उसका कहना था कि पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में जिस तरह वहाँ के नेता ये बात करते हैं कि वहाँ पर हुई किसी घटना को आतंकी घटना ही नहीं मानते, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है। दरअसल कोई भी नेता अपने एरिया में हो रही घटनाओं के लिए दूसरे को ही जिम्मेदार मानता है, और अख्तर मेंगल ने भी ये कोई नई बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह हमारी जनता के ख़िलाफ़ पाकिस्तान कार्रवाई कर रहा है वो कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराई जा सकती। इसी तरह मेहरान बलोच को भी जिस तरह पाकिस्तान ने गिरफ़्तार किया है, ये दोनों नेता पाकिस्तान की मुख्य धारा से आते हैं। मेहरान बलोच तो एक अलग लीडर है, लेकिन अख्तर मेंगल पाकिस्तान में बलोचों के लिए राजनीति करते रहे हैं और वो इस सरकार के विपक्ष में अभी बैठे हुए हैं। इसी बात को मौलाना फ़खरुद्दीन अहमद ने भी उठाया था कि अब पाकिस्तान में स्थिति कंट्रोल में नहीं आने वाली और बलूचिस्तान लगभग अलग हो चुका है और बलूचिस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तानी फ़ौज नहीं है और वो सिर्फ दिखाने भर के लिए है। अब मेहरान बलोच का केस ही सामने है जिसमें मेहरान बलोच को ज़बरदस्ती अपनी जेल में डाल दिया गया है और पाकिस्तानी उनको छोड़ने के मूड में नहीं दिखते। ऊपर से अभी ईद के बाद पाकिस्तानी अपना ऑपरेशन भी चलाने की सोच रहे हैं। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया बिलबिला रहा है और कह रहा है कि इन तीनों की वजह से ही बलूचिस्तान में ऐसे हालात बने हैं, जबकि बलूचिस्तान के हालात सारी दुनिया को पता है कि वहाँ पर पाकिस्तान की सेना ने ही बनाए हैं। अब पाकिस्तान की सेना से और सरकार से वहाँ के हालात कंट्रोल नहीं हो रहे, इसका ठीकरा भी वो इन्हीं नेताओं पर फोड़ना चाहते हैं। इसी बात के कारण मेहरान बलोच को गिरफ़्तार करके ले जाया गया है। अब इस बात में कोई शक नहीं दिखता कि बलोचों ने अपना पूरा बीड़ा उठा लिया है, वो चाहे सिविल के नेता हो या इंडिपेंडेंट कार्यकर्ता हो या फिर बलोच आर्मी, ये तीनों ही पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ अपना संघर्ष तेज कर चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तानियों का बिलबिलाना लाजमी है और इस हालत में बिलबिलाना लाजमी है क्योंकि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है और वहाँ पर सेना का भी कोई असर नहीं दिख रहा। ऐसे में भला क्या हो सकता है। वहीं दूसरी ओर भारत के पड़ोसी बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस ने जिस तरह भारत के पीएम से मुलाकात की तो उसको ये बता दिया गया कि बांग्लादेश अपनी औकात में रहे और भारत के साथ पेश आने से पहले 100 बार सोचे। वो चाइना की गोद में जाकर बैठे, इससे भारत को कोई समस्या नहीं दिखती। दरअसल मोहम्मद यूनुस को लगता था कि चीन उनकी मदद करेगा तो वे इसी तरह भारत का विरोध करते रहेंगे, लेकिन भारत की अपनी पॉलिसी रही है और भारत के पास बांग्लादेशियों की चूड़ी टाइट करने के बहुत सारे तरीके हैं। यही बात पीएम मोदी ने उनको समझाई है और उनकी समझ में आ भी गई है कि भारत से पंगा लेना इतना आसान नहीं है,
कि वो चाइना की गोद में बैठकर भारत को लताड़े या भारत के साथ कोई विरोध प्रदर्शन करे, क्योंकि बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है और एक तरफ से ही उसका समुद्र लगता है। वहीं बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र द्वारा नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करना जहां भारत को अखर गया है, वहीं अब इसका नतीजा भी बांग्लादेश ने सोच लिया है। अब भारत के कई पत्रकार इस बात को कहते भी नज़र आए हैं कि चिकन नेक को काट कर के बांग्लादेश को सबक सिखाया जाए। ये तो समय की बात है कब क्या होगा, लेकिन बांग्लादेश को औकात दिखाने में पीएम मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी और उनको बता दिया कि बांग्लादेश की हैसियत क्या है और आगे क्या रहने वाली है। और बांग्लादेश अपने भारत के प्रति रवैये को बदले, वरना तो देर हो जाएगी और देर हो गई तो नुकसान सिर्फ बांग्लादेश का ही होगा, इसमें भी कोई शक नहीं दिखता। आगे आप वीडियो देखें, साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। के घरों के अंदर घुस जाओ, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हाँ, में बिल्कुल। घुस जाओ और वो या प्राइवेट प्रॉपर्टीज के अंदर अकलियतें क्या कर रही हैं, वो उसमें दखल अंदाजी नहीं सिर्फ कर रहे थे बल्कि उसमें वायलेंस का इस्तेमाल हो रहा था। और जिस किस्म की गुफ्तगू को फरोग दी जाती है सोशल मीडिया के ऊपर, एक तो मुझे अमेरिका से भी बड़ी इस बात पे नाराजगी है, बड़ी नाराजगी है। अमेरिका वीजे तो देता नहीं है इन बिल्कुल। लोगों को, तो कभी भी वीजा ना दे, ये टीएलपी टाइप्स को, लेकिन इनको खुली छूट देता है, प्लेटफॉर्म देता है फ्री स्पीच के लेबल के अंडर हाँ कि तुम हमारे एक्स और हमारे जी, को इस्तेमाल कर लो। मतलब वही एलॉन मस्क जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बैठा है, वो कभी ना चाहे कि टीएलपी वाले अमेरिका में या यूरोप में कदम रखें, वो कभी ना बिल्कुल। चाहे, या लेकिन खुद ही वो प्लेटफॉर्म दे रहा है कि ऐसा करो, पाकिस्तान वालों की तो जिंदगी बर्बाद करो ना तुम, क्योंकि उनकी जिंदगी थोड़ी है, उनकी जाने थोड़ी है। तो अब मैं ये नहीं कर रहा कि आई एम एक्सटर्नलाइजिंग द ब्लेम। हमारे मुल्क के अंदर जो कुछ भी हो रहा है मैं उसका वो ब्लेम डाल दूं ये जो वेस्टर्न कंट्रीज कर रही है। नहीं, मेरी मायूसी ये है कि यार तो फिर इनकी तुम अगर इतना ही तुम इनको बुरा समझते हो, एलॉन मस्क वगैरह, तुम लोग कहते हो कि मुसलमान कंट्री से कोई आ रहा है उन पर ट्रैवल बैन लगाएंगे क्योंकि वो तो इस्लामिस्ट है, आप इस किस्म के जब वर्ड्स यूज करते हो तो फिर प्लेटफॉर्म भी उनको कौन दे रहा है अपना प्रोपेगेंडा एजेंडा या फर्दर करने के लिए। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अभी स्पेन के अंदर टीएलपी से रिलेटेड लोग पकड़े गए। 11 बरतानिया लोग। के अंदर याद होगा कि पीछे सेरेमनी हुई थी, तो वो एक बंदा स्टेज के ऊपर टीएलपी का झंडा लहरा रहा था, एक हाँ, ग्रेजुएट बिल्कुल। करता हुआ या बार्बिकन सेंटर लंदन में। बिल्कुल। तो अब सबसे खतरनाक बात ये है कि इनके यूरोप के अंदर भी ब्रांचेस खुल गई हैं, तो उसमें मदद कौन कर रहा है? आयरॉनिकली डोनाल्ड ट्रंप, एलॉन मस्क जैसे लोग ही मदद कर रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि तुम उनको आवाज दे रहे हो। यूट्यूब पे तुम्हें इनका नामो निशान नजर आए तो तुम लोग इनके यूट्यूब चैनल बंद करो यार। रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स आता है, पासपोर्ट का इंडेक्स आता है, जस्टिस से रिलेटेड कोई ह्यूमन राइट्स का कोई इंडेक्स आता है, तो पाकिस्तान की रैंकिंग सबसे लो होती है। या अगर हम देख लें कि करप्शन के अंदर, करप्शन से रिलेटेड कोई इंडेक्स होता है तो उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग बहुत हाई होती है। अच्छा, ह्यूमन राइट से मुतल्लिक या फ्री स्पीच से मुतल्लिक जितने भी इंडेक्सेस हैं उसके अंदर हमारी इतनी लो रैंकिंग है, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूं कि अगर मुल्लागर्दी के लिए सबसे ज्यादा राइट्स दुनिया में कहीं मौजूद हैं, उसका हम कोई एक इंडेक्स बनाए तो पाकिस्तान टॉप पे आएगा। वहां टॉप 4, बल्कि टॉप 3 में आएगा मेरे ख्याल से। पाकिस्तान में वहां खुली आजादी है। आप अगर मजहबी एक टच देकर और अगर आप एक रिलीजन कार्ड प्ले करके आप वजीर आजम को कुछ कहना चाहो, आप किसी वजीर आला को कुछ कहना चाहो, ते जी। केड़ा पीका, ते कौन सा पीका, ते कौन सा सेक्शन नंबर 20, फिर पीका वगैरह नहीं लगेगा। ये जो पीका आया था, ये आया था वो जो रफ्तार पॉडकास्ट है उसके फरहान मलिक के लिए आया था। जी बिल्कुल। आपने सुना पाक के हालात अब कितने ख़राब हो चुके हैं। ऐसे में बलूचियों को भला अपनी आज़ादी क्यों नहीं याद आएगी जब उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। बलूचियों के साथ आज से नहीं, बहुत पहले से ये होता रहा है। अब इसमें सिविल के नेता हो या फिर वहाँ की बलूच आर्मी, अगर दोनों मिल जाते हैं और दोनों एक जैसी भाषा बोलते भी हैं तो इसमें कोई क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बलूचों के साथ जो हुआ है उसकी मांग तो पहले राजनेता भी उठाते रहे हैं और बलूच आर्मी भी उठाती रही है। अब बलूची आर्मी का जिस तरह हमला पाकिस्तान पर बढ़ा है उससे पाकिस्तान को समझ आ गई है कि क्या होने वाला है। और पाकिस्तान के राजनेता चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में, उन सबको भी पता है कि बलूचिस्तान की कंडीशन आज क्या है।
वहाँ का कोई भी नेता पाकिस्तान के हक़ में बोलता हुआ नज़र नहीं आता। ऊपर से पाकिस्तान ने जिस तरह मेहरान बलोच के साथ में अन्याय किया है और उसको अंदर डाल दिया है, वो भी एक उसका कील साबित होगा। पाकिस्तान के राजनेताओं को आज अकल करने की ज़रूरत है। ये समझने की ज़रूरत है कि जनता के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है और कैसे अपनी जनता को रखा जाता है। अगर कोई मसला आता भी है तो उसका हल कानून के अनुसार ही निकाला जाता है, वरना तो वो दिन दूर नहीं जब यही जनता उसके खिलाफ़ खड़ी हो जाएगी। ऐसा कुछ न कुछ अभी बलूचिस्तान में तो लग रहा है। अब खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों ही आग के गोले पर बैठे हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तानी आर्मी को भी सोचना होगा कि उनके साथ व्यवहार कैसा किया जाए, वरना तो देर हो चुकी होगी। इसलिए अभी पाकिस्तान के नेताओं को और वहाँ की सेना को अकल लाने की ज़रूरत है कि वो अपने नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार ना करे, और उनके साथ इतना खराब व्यवहार करने से ही ऐसी स्थिति पैदा हुई है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं दिखता, इसमें किसी का भी दोष आप निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। ये सत्ता का ही दोष होता है और सत्ता ही उस पर काबिज होती है। जैसा कि आप बलूचिस्तान के अंदर देख रहे हैं कि वहाँ पर नागरिकों के गुम होने की कितनी सारी घटनाएं सामने आ चुकी है। भला ऐसे में कोई सुबह आंदोलित होगा या नहीं, ये क्यों नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूबे के अंदर आंदोलित होने के लिए कई कारण है। वहाँ की गुमशुदगी और उसका कोई हल नहीं निकालना ही इसका सबसे बड़ा कारण दिखता है। अब पाक सरकार को सोचना होगा और सीरियस लेना होगा, वरना तो बलूचिस्तान के हालात दिन पर दिन और भी ख़राब होते चले जाएंगे और ये स्थिति इतनी बार हो जाएगी कि पाकिस्तान के बस की इसको संभालना भी नहीं लगता। अब समय है कि किसी नेता को टारगेट ना करके वहाँ की जनता के ऊपर ध्यान दिया जाए, वरना तो पाकिस्तान के टुकड़े होना निश्चित है। इसमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तो अभी आग इतनी फैली हुई है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना के बस की उसको कंट्रोल करना ही मुश्किल दिखता है। अब दूसरी और बात करें बांग्लादेश जैसे देश की, जो अपने से बड़े और काफ़ी बड़े और अपने जन्मदाता के खिलाफ़ ही कार्रवाइयाँ करने में जुटा हुआ है, उसको भी समझ आने की ज़रूरत है कि वो दिन दूर नहीं दिखता जब चाइना जैसे ही गोद में बैठकर वो चाइना का ही हो जाएगा और वहाँ पर चाइना का ही कब्जा हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने और लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।